रात करीब 10 बजे की थी। सुनसान सड़क किनारे एक पुरानी चाय की दुकान थी। लकड़ी की बेंच पर बैठे राजन और विजय हाथ में कुल्हड़ थामे थे। चारों तरफ अंधेरा पसरा था, बस जुगनुओं की हल्की नीली रोशनी और दूर से आती गाड़ियों की खींची हुई आवाज सन्नाटे को तोड़ रही थी। उनकी धीमी बातें एक शापित महल के किस्सों पर अटकी थीं। अरे पता है उस पुरानी हवेली के बारे में, वही जो झील के किनारे खामोश खड़ी है। बरसों से कोई वहां जाने की हिम्मत तक नहीं करता। अरे सुना है मैंने, और एक बार दिन में खुद भी गया था वहां। लेकिन सब कहते हैं रात को उस जगह से अजीब सी रोशनी निकलती है, जैसे कोई लालटेन लिए घूम रहा हो। मगर पास जाने पर वहां इंसान का नामो निशान तक नहीं मिलता। हाँ वही तो मेरे ताऊजी हमेशा बताते हैं। एक रात ठीक 12 बजे वो उस महल के पास से गुजर रहे थे। अचानक उन्हें किसी औरत की इतनी डरावनी चीख सुनाई दी कि पूरा जंगल एकदम खामोश हो गया। कहते हैं उसी वक्त उनकी बाइक भी खुद रुक गई, जैसे किसी ने पीछे से बढ़कर चाबी खींच ली हो। क्या सच में कह रहा है तू? मजाक तो नहीं कर रहा ना तुम? क्या सच में ऐसा हुआ था वहां? अरे यार जरा सोच तो सही। जो भी रात को उस हवेली में गया है वो लौटा तो सही, पर उसके चेहरे का डर हफ्तों तक नहीं गया। और कुछ लोग आज तक उस रात के बारे में कुछ भी कहने से बचते हैं। मेरे पिताजी ने एक बार कहा था कि वो महल पहले राजा जयराज का किला था। कहते हैं एक रात वो अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया और तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। लोग मानते हैं कि कभी कभी वो आत्मा किसी इंसान को काबू में लेकर उसे खींचते हुए झील में डुबो देती है। राजन और विजय गर्म गर्म चाय की चुस्कियां लेते हुए उस रहस्यमयी वीरान महल की कहानियों में गहरे डूबे हुए थे। रात का सन्नाटा हर शब्द को और भारी बना रहा था। तभी अचानक पीछे से एक अजीब सी आवाज गूंजी, हांफती हुई, जैसे कोई दम भरते हुए कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। बाबूजी, बाबूजी, अरे ओ बाबूजी। अरे करण, इस वक्त यहाँ कैसे आ गया तू? चेहरे पर पसीना, सांसें इतनी तेज, लग रहा है जैसे तू किसी खौफनाक चीज से भागता हुआ आया हो। सब ठीक तो है ना? बाबूजी, अभी अभी धर्मपुर से खबर आई है। मामा जी ने बताया कि नाना जी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है। उन्होंने कहा है हालात काफ़ी नाजुक हैं, हमें तुरंत निकलना पड़ेगा। क्या कह रहा है तू? ये सब अभी हुआ? लेकिन धर्मपुर तो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है और घड़ी देख, रात के 10:30 बज रहे हैं। इस सुनसान और अंधेरे रास्ते पर जाना क्या सही होगा? तू जानता है इस रास्ते पर रात होते ही अजीब अजीब हादसे होते रहते हैं। बाबूजी, हमें अभी ऑटो से ही निकलना होगा। उसमें पेट्रोल पूरा है और ऑटो भी बिल्कुल सही है। लेकिन बाबूजी, वो नाना जी है मेरे। आपको याद है ना, जब आप बाहर रहते थे तो उन्हीं ने मेरी परवरिश का पूरा सहारा दिया था। मैं उन्हें इस हालत में अकेला कैसे छोड़ दूं? बाबूजी, उनकी तबीयत कभी भी और बिगड़ सकती है। हमें देर नहीं करनी चाहिए। हाँ बेटा, ये मैं जानता हूँ कि वो तुझसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन सच कहूँ, ये रास्ता रात के समय बहुत सुनसान और डरावना हो जाता है। ऊपर से जंगल के किनारे से गुजरना पड़ता है। तूने सुना ही होगा, पिछले महीने पास के गांव के 2 लोग इसी रास्ते से गुजरे थे और फिर कभी लौटे ही नहीं। उनकी लाशें तक नहीं मिली, मानो अंधेरे ने उन्हें पूरी तरह निगल लिया हो। बाबूजी, नाना जी की हालत डरने से नहीं संभलेगी। कौन जाने सुबह तक क्या हो जाए। अगर हमने देर कर दी और कुछ बुरा घट गया तो क्या आप कभी खुद को माफ़ कर पाएंगे? मुझे तो ऐसा लग रहा है बाबूजी, इस वक्त नाना जी हमें पुकार रहे हैं। उन्हें हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। विजय भी अब धीरे धीरे बातचीत का हिस्सा बनने लगा। उसकी आवाज़ में हल्की झिझक और बेचैनी साफ झलक रही थी। राजन, करण की बात मुझे भी ठीक लग रही है। तू जानता है तेरे ससुर जी कितने नेक इंसान हैं। अगर उनकी हालत सच में इतनी खराब है तो हमें ज़रा भी देर नहीं करनी चाहिए। करण का ऑटो रिक्शा है, रास्ता भी सीधा है और करण हमारे साथ है। फिर इसमें डरने वाली कौन सी बात है? तू सही कह रहा है विजय, पर मन को चैन नहीं आ रहा। कुछ गड़बड़ तो है। हवेली के किस्से और अचानक आया फ़ोन मुझे डराते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। सच कहूँ तो मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। बाबूजी, आपको कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना आपके साथ।
आप बस मेरे भरोसे चलिए। हम नाना जी से मिलकर 2-3 घंटे में वापस भी आ सकते हैं, और अगर हालात ने मजबूर किया तो वहीं रुक जाएंगे। बाबूजी सोचिए, अगर हम समय रहते पहुंच गए तो शायद उनकी तबीयत संभल जाए। राजन, अगर तू कहे तो मैं भी तेरे साथ चलूँगा। देख, ये रास्ता चाहे कितना भी अंधेरा या सुनसान क्यों न लगे, लेकिन जब हम तीनों साथ होंगे ना, तो हिम्मत अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है करण, तू ऑटो निकाल कर तैयार रख। मैं घर से थोड़ा ज़रूरी सामान और पानी की बोतल उठा लाता हूँ। विजय, अगर तुझे भी घर पर जाना है तो जल्दी होकर वापस आ जा, तब तक मैं भी लौट आता हूँ। ठीक है, मैं पहले घर होकर आता हूँ। घर पर सबको बता कर निकलूँगा, ताकि अगर देर हो भी जाए तो उन्हें कोई चिंता ना हो। तीनों झटके से उठ खड़े होते हैं। पीछे छूटी चाय की दुकान की मध्यम रोशनी अब धुंधली होकर अंधेरे में गुम हो रही है। हवेली का रहस्य अब सीमाओं को पार कर चुका है, जैसे कोई अनदेखा साया उनके साथ चल पड़ा हो। क्या धर्मपुर तक का सफर सच में सुरक्षित होगा, या इस रात का सन्नाटा किसी गहरी डरावनी साजिश को छुपाए बैठा है? चलो देखते हैं आगे इस अंधेरी रात में क्या होने वाला है। कुछ देर बाद करण ऑटो में बैठा इंतजार कर रहा था। राजन और विजय घर से निकल कर आए और दोनों जल्दी से ऑटो में बैठ गए। करण ऑटो धीरे धीरे सुनसान सड़क पर चला रहा था। राजन सामने वाली सीट पर चुपचाप बैठा था और विजय पीछे सिर झुकाए। ऑटो की हेडलाइट बस थोड़ी दूरी तक ही रोशनी फैला रही थी। उसके आगे सब कुछ अंधेरे में गायब हो जाता था। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था कि कानों में अपने दिल की धड़कन तक सुनाई देने लगी। सुन राजन, ये रास्ता दिन में भी थोड़ा डरावना लगता था, लेकिन रात में तो हर मोड़ पर अजीब सा सन्नाटा छाया है। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिलती हैं तो लगता है कोई परछाई पास से गुजरी हो। विजय, सच कहूँ तो डर अंदर तक उतर गई है। ये हवा कैसी अजीब आवाज़ कर रही है। सुन तो, लगता है जैसे कोई पास आकर धीरे धीरे हमारे कानों में कुछ बोल रहा हो। और उस पेड़ को देख, उसकी टेढ़ी मेढ़ी परछाई ज़मीन पर ऐसे पड़ रही है जैसे कोई इंसान खड़ा होकर हमें घूर रहा हो। मुझे तो लग रहा है जैसे वो परछाई अभी हमारी तरफ बढ़ जाएगी। हाँ, सुना तो है। कहते हैं बहुत समय पहले इसी जंगल के बीच एक जादूगर रहा करता था। लोगों का मानना है कि उसने कई लोगों को छल से फंसाकर उनकी आत्माओं को पेड़ों में कैद कर दिया था, और उसकी आत्मा आज भी यहीं भटकती है। अरे यार, ये सब बातें मत कर। सुनते ही मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पीछे से आकर धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रख दिया हो। बाबूजी, सच कहूँ तो इस अंधेरे रास्ते पर चलते हुए मेरा भी दिल तेज धड़क रहा है। ऑटो की लाइट में जो साए से हिलते नजर आते हैं, उनसे मन और घबरा जाता है। कभी कभी लगता है जैसे कोई हमारे साथ साथ चल रहा हो। लेकिन बाबूजी, घबराइए मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप डरने वाली बातें मत सोचिए, हम साथ हैं, सब ठीक रहेगा। तुम्हें वो किस्सा याद है राजन, जब आकाश और उसके परिवार के साथ इस रास्ते से रात में गुजरे थे? कहते हैं कि उन्होंने देखा किसी आदमी की परछाई पेड़ पर उल्टी लटकी थी और उसकी आंखें आग जैसी चमक रही थी, और हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था कि कोई उन पर लगातार निगाह रखे हुए है। यार विजय सुन, अगर कहीं कुछ अजीब सा लगे तो तू मेरा हाथ पकड़ लेना और मैं तेरा। साथ रहेंगे तो डर आधा लगेगा, वरना ये अंधेरा तो अकेले ही सबको निगल जाएगा। यार, तेरी बातों से तो दिल की धड़कन और तेज हो रही है। चलो जल्दी उस मोड़ से निकल चलते हैं, इससे पहले कि सच में कुछ गड़बड़ हो जाए। ऑटो मोड़ के पास धीरे धीरे बढ़ रही है। अचानक हेडलाइट की रोशनी में एक साया दिखा, जैसे कोई बहुत पास से गुजरा हो। ये क्या था अभी? बाबूजी, मैंने अभी कुछ यहाँ से चलता हुआ देखा। ऐसा लगा जैसे अभी अभी हमारे सामने से कुछ परछाई सी गुजरी हो। तीनों कुछ नहीं बोलते, बस उनके सांसों की आवाज और धड़कनों की गूंज पूरे ऑटो में फैल रही थी।
जैसे सन्नाटा खुद किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। करण ने धीरे से मोड़ काटा, तभी हेडलाइट की रोशनी में कुछ उभरा। एक आदमी खाकी वर्दी में, टोपी आंखों तक झुकी हुई और चेहरा जैसे धुएं की परतों में लिपटा हुआ। और वो शख्स बस वहीं खड़ा था, बिल्कुल अडोल। करण के हाथ कांपे और उसने झटके से ब्रेक दबा दिए। अरे, इस सुनसान रास्ते पर इस वक्त कोई इंसान कैसे हो सकता है, वो भी अकेला खड़ा हुआ। बात साफ गड़बड़ लग रही है। और देख तो उसकी आंखें अंधेरे में ऐसे चमक रही हैं जैसे अंगार जल रहे हों। ये मंजर बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। ए भाई, बीच रास्ते पर क्यों खड़े हो? मरना है क्या? और यहाँ अकेले रात के इस समय क्या कर रहे हो? वो अजनबी धीरे धीरे झुकता है। चेहरे पर एक अजीब सी छाया टिकती है। उसकी आवाज़ धीमी, भारी और गहरी गूंज में निकलती है। इतनी रात को जंगल के इस रास्ते पर हिम्मत है तुम लोगों में? पता है, इस जगह पर अजीब चीजें अक्सर होती हैं। कई लोग यहाँ से गुजरे पर वापस कोई नहीं आया। और हाँ, मैं भी एक वक्त में पुलिस में था, लेकिन अब बस यहाँ का सन्नाटा ही मेरा साथी है। हाँ, सुना तो है, पर अब क्या किया जाता। मजबूरी है। बुजुर्ग आदमी हैं और हालत वाकई नाजुक है, इसलिए हमें जल्दी पहुंचना होगा। माफ़ कीजिएगा, पर आप यहाँ अकेले खड़े हो। आपकी साथ वाली टीम, कोई परिचित, वो सब कहाँ हैं? वो पुलिस अधिकारी कुछ पल के लिए चुप रहता है, फिर अचानक उसके होठों पर एक अजीब मुस्कान फैलती है, ठंडी, अस्वाभाविक। जहां मैं खड़ा होता हूं, वहां किसी और के आने की गुंजाइश नहीं रहती। मैं अकेला ही काफी हूं और अक्सर मेरे बाद कोई ठहर नहीं पाता। ऑटो के अंदर अचानक एक तेज और कड़वी बदबू फैल गई, जैसे किसी सड़ी हुई चीज या खून लगे पुराने कपड़ों से। विजय अपने नाक को दबाता है, चेहरा पीला पड़ गया। राजन करण की ओर झांकता है। दोनों की आंखों में डर और अनकहे सवाल आ रहे थे। बाबूजी, ये बदबू अचानक कहाँ से आ रही है? मुझे तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा और कुछ अजीब सा महसूस हो रहा। मुझे बिल्कुल अच्छा एहसास नहीं हो रहा। ये आदमी कुछ अलग ही लग रहा है। उसकी चाल ढाल, उसकी आंखें, सब अजीब है। वो आदमी धीरे धीरे झुकता है और करण की आंखों में ताकता है। उसकी आंखें लाल और खौफनाक चमक लिए हुए थी। अच्छा, तो तुम करण हो? तीनों चौंक जाते हैं। करण हैरानी से पूछता है, आप